हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो मित्रों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 7 है। और जो जान रहे हैं आप लोग, जो वैकेंसी हमारी आई है रेलवे ग्रुप डी 2025 में, ठीक है, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं। और जो हमारा यहाँ का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, ये सभी लगभग क्वेश्चन हमारे जो हैं इक्का दुक्का जो होगा वो नए होंगे, नहीं तो सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके लिए ये समझ लीजिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन है कि आप लोग अगर क्लास करते हैं तो आपको यहाँ से आइडिया मिलता है कि आपको कैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो चैप्टर आप पढ़े होंगे, ये सब जानते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ज़्यादा टाइम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। 10 क्वेश्चन हम लगभग रखेंगे, 9-10 क्वेश्चन डेली, जिससे हो जाए और ज़्यादा बहुत बड़ी क्लास ना होने पाए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहा है हमारा सीधा सीधा माध्य पूछ रहा है। माध्य जैसे हम एवरेज निकालते हैं वही एकदम सेम प्रोसेस है। वहाँ पर एवरेज इक्वल होता है, मतलब कि औसत बराबर होता है अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर क्या होता है, माध्य बराबर अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, संख्याओं का योग कर दो। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखना, माध्य बराबर मीन जिसको कहते हैं बराबर संख्याओं, ये नोट करते चलिए, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, ध्यान से देखना, बस यही हमारा होता है माध्य निकालने का। अब यहाँ पर जो है हम इनको सबको ऐड करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम निकाल दे माध्य बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि ना लिखते तब भी हम लिख सकते थे। देखो यहाँ पर हो जाएगा 2.2 प्लस 4.2 प्लस 6.4 प्लस 8.3 प्लस 10.5। ठीक है, ये तो दिख रहा होगा पॉइंट आपको कि नहीं दिख रहा है, सब में पॉइंट लगा है ना। थोड़ा सा हम इसको और हम डार्क कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये सब पॉइंट है। ठीक है, और हमारी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर रख देंगे हम 5। अब इनको हम जोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पर तो जो है एक अंक पर दशमलव लगा है सब पे, यहाँ 4 में, लेकिन यहाँ पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर ऐसे जोड़ो। देखो 5 3 8 4 8 4 12 12 और 2 14 14 और 2 14 और 2 16 की 6 हासिल 1, हमारी हासिल कितना आई, 1 आई। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर 1, इसको ऐसे जोड़ो, 10 8 18 6 24 4 28 2 30 और 1 31, ये आ जाएगा हमारा 31.6/5। ठीक है, हमारा यही हो जाएगा। अब इसमें हम भाग करते हैं कितना बार जाएगा, ये तो अब यहाँ पर 5 6 30, यहाँ पर आया कैरी 5, यहाँ पर आ गया 1 5 9 15, लगभग यही कुछ जाएगा, 15 1 बचा 2, यही हमारा माध्य हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो भी है एक चैप्टर से डेली नहीं रहेगा, चैप्टर से बदल बदल के रहेगा, आएगा सब में, सभी चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, लेकिन बदल बदल के आएगा जो कि आपको पूरा पेपर में जो आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं, लिए हैं। देखना ध्यान से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। दो नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 नंबर है 0.
1 6 पर लगा है हमारा बार, ठीक है। रुको थोड़ा सा कलर चेंज कर दी। कलर चेंज करने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट, ये पॉइंट है 1 6, यहाँ पर बार लगा है प्लस 0.15, यहाँ पर बार लगा है माइनस 0.13 पर बार लगा है, ये 3 है। का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। ये अगर आ जाता है तो इसमें हड़बड़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये समझना है अच्छे से तभी करना है, ठीक है। देखो आप लोग जानते हैं कि जब नंबर सिस्टम में आप पढ़े हैं तो वहाँ पर हम बहुत एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे, ये तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर बार लगा होता है, जैसे मान लीजिए ये जैसे लिखा है हमारा 5 5 5 ना करो 4 कर लो, जैसे यहाँ पर 2 अंक पर बार लगा है, ठीक है। अगर हम बार हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये नीचे जितने अंक पर बार लगा हो तो ना 9 बढ़ जाता है नीचे, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा फंडा क्या कहता है कि अब यहाँ से देखो कितने अंक पर यहाँ पर कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर, तो इसको सीधा सीधा हम लिखेंगे क्या, 16। ध्यान से देखो, और कितने अंक पर बार नहीं है, यहाँ पर बार नहीं, 1 पर बार नहीं है ना, तो 1 इसमें से घटा दो। ध्यान से देखो, और फिर कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर, तो 1 9 बढ़ाओ, और कितने अंक पर बार नहीं था, 1 अंक पर बार नहीं था, तो कितना 0, 1 0 बढ़ा दो। समझ में आया? फिर से देखो, इसमें प्लस लगाओ, यहाँ पूरा इसको लिखो 15। कितने अंक पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं होता है वो यहाँ घट जाता है, और कितने अंक पर बार है, तो 1 अंक पर है तो 1 9 नीचे बढ़ेगा, और कितने अंक पर बार नहीं है, 1 अंक पर, तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा उसके बगल में, ठीक है। ये समझ में आया? फिर माइनस लगाओ, यहाँ पूरा लिखो 13। कितने अंक पर बार नहीं है, इस पर 1 पर नहीं है, मतलब अंक का मतलब ये नहीं है यहाँ पर घटाते समय जिस पर बार नहीं होता यहाँ पर यहाँ से घट जाता है, और कितने अंक पर बार होता है वो 9, 1 अंक पर बार है तो 1 9 बढ़ा, और जितने अंक पर बार नहीं होता है वो उतना 0 बढ़ता है, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15/90 प्लस 14/90 माइनस 12/90। अब आप देख रहे हैं जो हमारा हर है, हर के तीनों मान क्या है, 90। तो ये जानते हैं आप लोग, जब बराबर है तो नीचे हमारा एलसीएम क्या होगा, 90 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ नीचे दोनों जगह क्या है, 90 है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऊपर सीधा सीधा जुड़ जाएगा 15 प्लस 14 माइनस 12, 15 और 14 29 माइनस 12/90। इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से घटा तो 27 कितना होगा, 27 शायद आएगा, नहीं सॉरी, इसमें से घटाएंगे 7 हुआ, इसमें से घटाएंगे 1 हुआ, हाँ ठीक है 90। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया 17/90। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम बताते हैं। देखो ध्यान से देखो एक बार, हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.1 और 6 पर बार प्लस
0.1 5 पर बार माइनस 0.1 और 3 पर बार का मान ज्ञात कीजिए। अब सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान ये देना है, पूरा कितना लिखा है, इसको मानो पूरा 16। अब कि जितने अंक पर यहाँ बार नहीं होता है वो इसमें से घटा दो। कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर बार है तो उतना 9 बढ़ाओ, और कितने अंक पर बार नहीं है तो उतना 0 बढ़ाओ। ठीक है, ये बात समझ गई ना। ऐसे प्रोसेस पूरा है। ये तो आप जान रहे हैं एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 90, सीधे सीधा 90 लिखेंगे। ऊपर आप जान रहे हैं कि ऐड होगा और जो घटेगा वो घटेगा, तो इसमें से घटा के 70/90 आया। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आ जाएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को हल कर कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। छः गुणे 0.6 ये तो आप पकड़ लिए होंगे अब धीरे धीरे कि ये क्या बन रहा है। समझ में आ गया होगा। समझ गए होंगे आप लोग क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में देखो, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान से जो भी अगर जिसको फार्मूला याद है वो सीधा सीधा समझ जाएगा। देखो फार्मूला होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, एक जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नोट कर लो। एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है, और इस ब्रैकेट में यहाँ जब प्लस होता है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। ये फार्मूला तो आप लोग जानते हैं। तो ये फार्मूला बन क्या रहा है, ऊपर पूरा बन रहा है कितना, ये बन रहा है ए क्यूब, और फिर क्या बन रहा है, ये बन रहा है बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है बी स्क्वायर, और हम 42 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 0.6 गुणे 0.7, और ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मान लो, चाहिए वो भी कुछ भी मान लो, नहीं यहाँ पर मान लो बी स्क्वायर क्योंकि गलत है, और यहाँ मान लो ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर समझ गया आप ना, बीच में हमने उसको गिनती इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए। तो आप जान रहे हैं कि इसको हम अगर तोड़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो किस में आ जाएगा, ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, और नीचे भी वही लिखा है तो कट जाएगा। लेकिन आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में बता दें कि समझने वाले समझ जाए, बच्चे नहीं समझ नहीं पाएंगे। ये फार्मूला नोट कर लेना, क्योंकि ये फार्मूला जब तक नहीं याद होगा आपको दिक्कतें आएंगी। देखो ऊपर क्या क्या लिखा है, ये लिखा है ए क्यूब बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.7 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे में हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.6 गुणे 0.7 प्लस 0.7 का स्क्वायर। ये समझ गया आप ना, ये वाला समझ गया आप ना, यही तो, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का
फार्मूला ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद ये क्या लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.4, ये सॉरी ये हम 0.42 को क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीपल 0.7 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ आप। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक ही तो है, कट गया तो बचा क्या, तो जुड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 13 1.3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 1.3 आएगा। नहीं बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाए कि 0.6 प्लस 0.7 लिखा है तो कैसे आ गया, उसको जोड़ो तब आएगा। देखो ध्यान से देख लो, बता ही देना है तो दिक्कत होगी। 0.6 0.7 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, हासिल हमारी एक यहाँ गई, यहाँ गया कितने अंक पर 10 1 अंक पर खत्म। ठीक है, ऐसे जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कोऑर्डिनेट का आ गया, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन सब में से उठा ले रहे हैं, जो भी प्रीवियस में पूछे गए हैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से फायदा होने वाला है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है 3x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0 का ढाल या प्रवणता बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। ये तो 9th में आप पढ़े होंगे बहुत, बताइए पूरा बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन ढाल या प्रवणता ज्ञात करने के लिए होता क्या था, फार्मूला m बराबर माइनस एक्स का गुणांक, नोट कर लेना, नोट करते रहो, x का गुणांक बटे y का गुणांक, नोट करते रहो, यहाँ से बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, ये नोट कर लो। प्रवणता या ढाल निकालने के लिए यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, बाहर लगा देते हैं बहुत जगह, मतलब बाहर ही कर देते हैं, ऐसे बाहर लगा देते हैं माइनस। ठीक है, ऐसे लगा लेना। अब सही से दिखेगा। ठीक है, माइनस लगा है, अब नोट कर लेना। m बराबर माइनस में है बाहर x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 3 है, सीधा सीधा 3, और y का गुणांक 7 है। यही हमारी प्रवणता या ढाल पूछेगा तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है छोटा लेकिन प्रीवियस में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है,
5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 नंबर है 245, 175 और 385 का HCF बताओ। ठीक है, HCF निकालो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखो ध्यान से, 245 और 175 कॉमा 385 का HCF निकालो। अब यहाँ पर हम HCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 245 को तोड़ो, किस में तोड़ेंगे? 5 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 7 सता 49 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 245। एक हाँ 49, तो 9 पचे 45, 5 4 हासिल और इसके बाद 5 9 45, 5 हासिल 4 और फिर और इसके बाद 5 चौक 20, 4 24। ठीक। और 175 को हम क्या लिख सकते हैं? 175 अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 7, समझ गए होंगे आप ना। 25 सत्ते कितना होता है? 175। अब 385 को हम क्या लिख सकते हैं? 77 गुणे 5 करेंगे, आएगा 77 गुणे 5, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 सत्ते 35, 3 38। तो ये हो जाएगा 385, ये 77 का मतलब 11, इसको ऐसा लिखो 5 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, तभी तो होगा 77। अब यहाँ पर HCF में क्या होता है, ध्यान से देखना। HCF का नियम ये कहता है कि जो ही कॉमन होंगे सिर्फ हम उन्हीं को उठाएंगे, इसके बाद कॉमन और हम नहीं उठाएंगे। LCM में कॉमन होने के बाद भी उठा लेते हैं, पीछे गुणा कर लेते हैं। इसके बाद और क्या है? 7 है कॉमन, 7 है कॉमन, 7 है कॉमन, 7 को उठा लिए तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? फाइनली HCF हमारा हो जाएगा 35। यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत अच्छा सा है, अभी प्रीवियस में पूछा गया। ठीक है, LCM होता तो जो भी बच रहे थे अभी पीछे गुणा कर लेते। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? √54 गुणे √6 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। ये न सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछा गया है। दिमाग लगाओ कि होगा कैसे। सब क्वेश्चन हम बताते चले जा रहे हैं, क्या मतलब है? लगाओ दिमाग। अब यहाँ पर रूट में है 54 गुणे √6। हम 6 में क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए? ये नियम आप तो जानते होंगे ना।
रूट ए गुणे रूट ए कितना होता है? ए होता है। नोट कर लो, कुछ भी होगा √3 गुणे √3 को गुणा करोगे तो 3 आएगा, ये भी नोट कर लो, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 9 छक 54 होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 6 गुणे 6, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 हो जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा? 6 गुणे √6 गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा उत्तर? 18। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आ गया है प्रतिशत का। प्रतिशत का क्वेश्चन हमारा आ गया है 7 नंबर। यदि ए का 15% कॉमा बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा? 20% के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तभी कर पाओगे। दिख रहा है सही? अब यहां पर देखो, यदि ए का 15% कामा बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा? ध्यान से देखना, अगर ए का ए गुणे 15%, इसको ऐसा भी काट सकते हो, और बी का कितना कह रहा है? 18% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत गया तो कितना है? ए गुणे 15 बराबर बी गुणे 18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो ए बी नीचे आ जाएगा और 6 के नीचे ये 5 आ जाएगा, ये मान है। यहाँ तक तो हो गया। तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा? ध्यान देना, ए के पूछा है ना, तो ए का मान कितना है? अब यहां पर देखो, ध्यान से ये देखना है, कह क्या रहा है? तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। ठीक है, बी के कह रहा है ना। अब यहां पर बोला क्या है? ध्यान से देखो, बी का लगा है ना, तो मान किसका नीचे जाएगा? बी वाला। तो यहां पर ऐसा कर लो, मान लो कोई संख्या मान लो, जैसे मान लो माना x%, ऐसे ले लो।
अब इसके बाद किसका मान कह रहा है, बी का। तो पहले ध्यान से देखो, 5 गुणे x प्रतिशत, इसको लिए हैं तो ये नीचे आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा। और फिर इसके बाद बोला किसके है, 20%, तो बी किसके, बी के। तो सॉरी यहाँ बी का पूछा है ना, बी के बराबर है, ठीक है। हाँ हाँ, तो बी का कितने प्रतिशत, ए के 20% के बराबर होगा। हाँ ए है, ये बी है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 20% बटे 100, समझ गए आप ना। तो यहाँ कटा, यहाँ कटा, ये कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 4 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 4 छंग 24%, यहाँ पर प्रतिशत हम लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 24%, ठीक है। समझ गए आप लोग ना। अब यहां पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना, 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को रुपया 390 के विक्रय पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, भी प्रीवियस में पूछा गया। अब यहां पर देखो, एक वस्तु को 390 रुपए के विक्रय पर बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। जब लाभ होता है तो इस प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे। जब लाभ हो रहा है कितने का, 20% का लाभ हो रहा है, लाभ होगा तो ऊपर तीर गई, तो इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 20/100, ये कितना आ गया, ये प्लस में आया 1/5, ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस में होगा। तो यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस, हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा लाभ हो रहा है तो हो जाएगा 6। हमसे पूछा क्या है, ये तो हमारा विक्रय मूल्य है, इसको हम किससे गुणा कर दें, 5 36 और 0, 3 हासिल, 5 6 36 और 3 39, ये आ गया विक्रय मूल्य 65 से। अब इसको हम अगर इसको किससे गुणा कर दें, इसको भी 65 से गुणा कर दे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, तो हो जाएगा 25 हासिल 2, 5 36 2 32, यही हमारा क्रय मूल्य और यही हमारा उत्तर भी हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य आ गया, यहाँ पर सीपी दिखा देंगे, यही क्रय मूल्य है, ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर जो है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो बात क्या है, जो प्रैक्टिस सेट चलता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जो पहले मैथ पढ़ा होगा पहले थोड़ा बहुत, तो उसको तो धीरे धीरे समझ में आएगा, और जो पहले मैथ नहीं पढ़ा है तो उसको तो दिक्कत आएगी थोड़ा। ठीक है, देखो एक बट्टा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नकद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। व्यापारिक छूट प्रदान करता है यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य रुपया 800 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो जानते हैं आप लोग, बट्टा पर कितना छूट मांग रहा है ज्यादातर। देखो एक बिक्री के दौरान, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। ओ सॉरी, लाइट चली गई। दिख रहा होगा, चल जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य इतना रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा आप लगाइए वही छूट जितना है उतना हटा के विक्रय मूल्य बराबर 800। यहाँ पर कितने पर छूट है? 75 हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। ठीक, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 6, तो हो जाएगा 6, 3 दूना 6 गुणे 90, 9 छक 54। कितना है विक्रय मूल्य? इतना रुपया। ठीक है, कितना रुपया? 540 रुपये का विक्रय मूल्य। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, दिख भी रहा होगा आपको। एक बार फिर समझा रहे हैं। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट
और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर 800 गुणे 75 बटे 100 गुणे 90 बटे 100, क्योंकि छूट कितने का है, पहला है 25%, यहाँ हुआ 75%, यहाँ पर 10% का छूट है व्यापारिक, तो हो जाएगा 90%। तो उसको पूरा चेंज कर दिए, हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 540 रुपया आ गया। ठीक है। हाँ, अब दिख रहा होगा, लाइट आ गई। ये हमारा क्वेश्चन खत्म था। ठीक है, अब दिख रहा है ना, एक बार समझा दें। लाइट आ गई है, देखो अब दिख रहा है सही। देखो, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि तो किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जानते हैं आप बट्टा पर क्या हो। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, बस खाली देखने में बहुत बड़े दिखते हैं। ठीक है, होता कुछ नहीं, एकदम बस खाली ये बात है कि छूट कितने दे रहा है, ये ध्यान देना है। तो सीधे सीधा विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हमारा सूची मूल्य दिया है 800 गुणे कितने प्रतिशत का छूट है, 25% का छूट है। तो 25% का छूट है 100% में से, तो 75% बचा। तो इसको हमने सीधा चेंज कर दिया, और यहाँ पर 10% का छूट है, तो यहाँ पर 90% बचा। तो कितना आ गया, हमारा आ गया, कटपीट किए इतना 540 रुपये। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है मित्रों, यहीं पर क्वेश्चन होता है समाप्त। आप लोग ये ना सोचिएगा कि बस इतना इतना रहेगा, इतना आपको मिलता रहेगा, लेकिन चेंज चैप्टर से रहेगा। ये नहीं रहेगा कि एक ही चैप्टर से सब रहेगा। ठीक है, एक जैसा नहीं रहेगा डेली, तो चेंजिंग धीरे धीरे करते जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर होता है हमारा क्लास समाप्त। आप लोग क्लास देखिए, कमेंट में ज़रूर आप राय दीजिए कि क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। और एक बात और है कि आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।